रिपु सर इंग्लिश क्लासेज में पुनः आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के जो प्रोज सेक्शन है उसका एक जो एस्से है वो पढ़ना है, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज, जिसे पर्ल एस बक ने लिखा है। मैं इसका यहाँ पर हम हिंदी में लाइन बाय लाइन इसको हम एक्सप्लेन करेंगे और अब ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। भारत सदा से मेरे जीवन की पृष्ठभूमि का हिस्सा रहा है, पर मैं कभी इसे पूरी तरह से न देख पाई, अपने लिए नहीं देख पाई। अब वह अवसर मिला है। फिर भी मैं भारतीय फैमिली डॉक्टर और उनकी पत्नी से बचपन में भारत के जो किस्से सुने वो मेरे सपनों में घुल मिल गए हैं। भारत पर मुझे तो कुछ भी पढ़ने को मिलता रहा है। बहुत लंबे समय से सबको पढ़ती आई हूँ। पिता से मैंने बौद्ध धर्म तथा बुद्ध के जीवन कथा के माध्यम से भारत के बारे में सुना। रंग कलर शब्द को सुनते ही मुझे भारतीय जीवन की रंग बिरंगी बनावट की याद आ जाती है, जो कि हमारे अमेरिकन जनजीवन के समान ही विविध है। कश्मीर में जहां गोरे बर्बर आक्रमणकारी बहुत पहले यूरोप से आकर भारत में घुसे, उस कश्मीर के लोग प्रायः गोरे वर्ण के होते थे। यहाँ के सुनहरे भूरे बालों वाली नीली आंखों वाली औरतें बेहद सुंदर होती थी। मेरी एक जवान भारतीय मित्र ने हाल ही में एक कश्मीरी मर्द से शादी की है। हालांकि उस आदमी के केस काले हैं पर आंखें हरी है। कश्मीरियों के चमड़े क्रीम के मोहक रंग के होते हैं और नाक नक्शे जो क्लासिक ग्रीक चेहरों से मिलते जुलते हैं। लेकिन भारत के लोगों को कॉकेशियन प्रजाति की ही मानना चाहिए। भले ही दक्षिण भारतीयों का जो भी रंग हो, वे तो किसी अफ्रीकी जैसे लगते हैं। भारत बड़े अचरजकारी तरीके से अन्य जगहों के जीवन में दिखलाई पड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीकी तथा गोरे लोगों के बीच एक तीसरा वर्ग है, भारतीयों का। हमारा फैमिली डॉक्टर भी भारतीय ही थे। एक चीनी बंदरगाह पर एक अमेरिकी परिवार को देखने के लिए एक भारतीय डॉक्टर क्यों पहुंचा? भारतीयों के बारे में बातें फैलती रही है क्योंकि वे यादगार लोग होते हैं, नाटकीय और भाववेशपूर्ण। उनका जीवन भी नाटकीय होता है, वे भावों से परिपूर्ण होते हैं। आप देख रहे हैं कि कैसे भारत मानव जीवन में घुल मिल जाता है। सोचिए कैसे भारत ने बस अपनी आज़ादी सुरक्षित रखकर अपने आप को कायम रखा है, और हाँ, बेहतरीन लोग पैदा करके यह सब दिखा दिया है। भारत ने आज़ादी पाने के कुछ ही वर्षों में के भीतर दुनिया पर अपना प्रभाव जमाया है। अंग्रेजों से जो लाभ मिला है उसका अच्छा उपयोग किया है। पश्चिम के ज्ञान का दुनिया के दोनों हिस्सों के स्त्री पुरुषों को शुद्ध और सलीके से उच्चरित अंग्रेजी
सिखाई गई है। नेहरू को देखो और उनके इर्द गिर्द के लोगों को भी, जो शासन करना सीख रहे हैं। देखो कि कैसे संयुक्त राष्ट्र की आम सभा के अध्यक्ष के पद पर एक भारतीय महिला विराजमान है। यह उस पद पर आसीन पहली महिला थी। उस भारतीय जनरल को देखो जो कोरिया में कैदियों की अदला बदली का काबिल निरीक्षण कर रहा है और सबका दिल जो है जीत रहा है। भारत में तथा भारत से बाहर जो आलोचना तथा आरोप लग रहे हैं, उनसे बेखबर रह करके जिस आत्मविश्वास से भरा भारत आगे बढ़ रहा है, यह आत्मविश्वास आदर्शवाद पर आधारित है। वह विश्व जीवन को भी प्रभावित किए हुए है। मैं भारत क्या देखने गई? ताजमहल देखने नहीं, हालांकि मैंने ताजमहल देखा और चांदनी रात में देखा। फतेहपुर सिकरी देखने नहीं, हालांकि उसे भी देखा। और ना ही कोई गौरवमयी ऐतिहासिक इमारतें देखने गई थी, जबकि उन्हें बिल्कुल देखा। मैं तो भारत गई थी दो वर्गों के लोगों को देखने, दो वर्ग के लोग, उनसे मिलने। एक शहर में बसे हुए बौद्धिक, दूसरे गांव में रहने वाले किसान। मैं शहर में छोटे छोटे कमरों में मिली, गांव में छोटे घरों में मिली, और मैंने उनसे स्वतंत्रता के बाद की योजना के बारे में जाना। जो इंटेलेक्चुअल थे, बौद्धिक थे, वे मानते थे कि एक और विश्व युद्ध अवश्य होगा। वे प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों की वादा खिलाफी से बहुत नाराज थे। उनका कहना था कि अंग्रेज वास्तव में भारतवासियों को भारत का शासन नहीं सौंपना चाहते। मुझे इस पर सहज ही विश्वास हो गया, क्योंकि मैं हाल ही में चीन से लौटी थी, जहां लगता नहीं था कि लोगों का शासन होगा। स्वशासन हर वर्ष और दूर जाता प्रतीत हो रहा था। आप जब स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएंगे तो विदेशी शासन शासित लोगों से सदा यही कहते रहते। पर आखिर कौन तय करेगा कि वह समय कब आएगा? और अगर लोग खुद शासन करना शुरू नहीं करते तो वे कैसे स्वशासन करना सीखेंगे? खुद प्रशासन करना बहुत जरूरी था, तभी वे सीख सकते थे कि हम शासन कैसे कर सकते हैं। इसलिए भारत में प्रबुद्ध वर्ग बेचैनी और घृणा से भरे हुए थे। मैं घंटों बैठकर उनकी चमकदार काली आंखें और विशुद्ध अंग्रेजी में धारा प्रवाह भाषण सुनता था। वे हृदय के जो भाव थे उसको व्यक्त कर रहे थे। योजना थी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो तो भारत तुरंत इंग्लैंड के खिलाफ विद्रोह कर दे और इस झंझट की स्थिति में उसे खुद की स्वतंत्र करने के लिए बाध्य कर दे। वे पहले विश्व युद्ध की तरह इस बार अंग्रेजों का आदेश पालन करने के लिए बाध्य नहीं होंगे। तब अब क्या होगा? मैंने पूछा। अब तक युवा भारत स्वाभिमान पूर्वक कहेगा, हम खुद तय करेंगे कि हम अंग्रेजों का साथ देंगे या उनके खिलाफ लड़ेंगे। जब युद्ध सर पर आ गया तो वे यह नहीं अनुमान लगा सके कि नात्सीवाद कैसा बर्बर होगा और एशिया में जापान कितना आक्रामक हो उठेगा। जब उन्होंने देखा कि उन्हें धुरी ताकतों और अंग्रेजों के बीच चुनाव करना है तो उन्होंने अंग्रेजों को चुना। वे यह जान रहे थे कि बहुत सारे अत्याचारों को सहने के बावजूद वे बर्बरता तथा सभ्यता के बीच चुनाव कर रहे थे। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपनी योजनाएं रोक दी। दूसरी तरफ गांधी अपने देश में अपना काम करते रहे।
तब तक जब तक कि युद्ध चला। फिर इंग्लैंड के बुद्धिमान नेता ने नए विश्व की स्थिति को देखते हुए भारतीयों को स्वशासन का अधिकार दे दिया। हालांकि अंग्रेजों तथा अन्य लोगों ने इस सत्ता हस्तांतरित हुई उसका विरोध किया। उन्हें एशिया की सही समझ नहीं थी, इसलिए वे नहीं जानते थे कि ज्ञान क्या है, विद्वता क्या है। चर्चिल की रक्तपात की जो भविष्यवाणी थी, जो एक हद तक सही निकली, उसने भी अवश्यंभावी को नहीं रोक सका। भारत जहां तक हो सकता था इंतजार कर चुका था और विद्रोह के उसके अजेय गठबंधन में किसान और प्रबुद्ध वर्ग दो घटक थे। लड़ाई में दोनों एक ही पक्ष से लड़ रहे थे। यह गांधी की शक्ति थी कि काफी पहले ही वह जान गए थे कि उनकी लड़ाई में इन दोनों वर्गों का साथ लेना जरूरी होगा। वे इन वर्गों पर समान रूप से प्रभाव रखते थे, अतः बिना लड़े वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। शायद हम अमेरिकी लोग उस महान सबक को नहीं सीख सके जो भारत ने अपनी तरह अपनी स्वतंत्रता हासिल कर सबको सिखलाई है। उन्हें रक्तहीन क्रांति के इस शक्तिशाली जीत के सामने हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम विचार तथा पैमाने में छोटा प्रतीत हो रहा है। सबक क्या है कि युद्ध और हत्या से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता, केवल विनाश ही हासिल किया जा सकता है। और एक पवित्र लक्ष्य तभी हासिल होगा जब उसे प्राप्त करने का तरीका भी उसके अनुरूप हो और उसी की तरह पवित्र हो। उपनिवेशवाद की सही निंदा के लिए हमें गांवों की ओर नजर डालनी चाहिए। शहरों में भी सड़न थी। हजारों शिक्षित नौजवान बौद्धिक जो अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त किए, उनके लिए सिविल सेवाओं के सीमित पदों में नियुक्ति के अवसर के अतिरिक्त अन्य अवसर नहीं थे। छोटे या बड़े शहरों में सुसंस्कृत, सुशिक्षित लेकिन हताश युवा वर्ग आंदोलित थे। उनके लिए नौकरियां नहीं थी। साम्राज्य का पुराना ढांचा उन्हें कई नौकरियां गढ़ने की अनुमति भी नहीं देता था। लेकिन उपनिवेशवाद की दुष्टता का असली प्रमाण गांवों की जो दयनीय हालत है उसमें दिखाई पड़ता था। मुझे लगता था कि मैंने चीन में काफ़ी गरीबी देख ली थी, लेकिन जब मैंने भारतीय गांवों को देखा तो लगा कि इससे बेहतर तो चीन के गांव थे। वहां के किसान तुलनात्मक रूप से सुखी थे। केवल वर्षों पहले दिखे रूसी किसान ही मुझे भारतीयों से भिन्न और कम आंकने लगते थे। भारतीय किसान चीनी किसान की तरह ही संस्कारवान लगे। एक व्यवस्थित पारिवारिक जीवन की विकसित संस्कृति और गहन आध्यात्मिक दर्शनों ने उनकी सोच और आत्मा को गढ़ा था। हालांकि वो लिख पढ़ नहीं सकते थे और बच्चे, भारतीय गांव के छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने मेरे हृदय को कितना झकझोर दिया कि पेट नाद की तरह निकले हुए बड़ी बड़ी काली उदास आंखें। मुझे लगा कि कोई भी अंग्रेज यदि इन्हें देखेगा तो खुद को कोसे बगैर नहीं रह सकता है। वह खुद अपने आप को अपमानित महसूस करेगा जिस तरह से उन्होंने बच्चों की हालत कर रखी थी। जहां 300 साल अंग्रेजों का कब्जा और शासन रहा हो, क्या वहां के बच्चे ऐसे दिखाई देंगे? हाँ, और ऐसे लाखों बच्चे हैं। और धिक्कार की बात तो यह है कि एक भारतीय की औसत आयु केवल 27 वर्ष है। 27 वर्ष। कोई आश्चर्य नहीं
कि जीवन में बेवजह की रफ्तार हो, शादी बेहद जल्दी हो जाए ताकि वो मरने से पहले अधिक से अधिक संतान पैदा कर जाए। मुझे इंग्लैंड से प्यार है, मुझे वहाँ की खुशनुमा यात्राएं याद है, लेकिन भारत में मुझे एक ऐसे इंग्लैंड के दर्शन हुए जिसे मैं जानती तक नहीं थी। मैं यह सोचने के लिए बाध्य हो गई कि जो इंग्लैंड वासी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोग हैं, उन्होंने हमें लोकतंत्र का, सुशासन का मार्ग दिखलाए। अगर उपनिवेशवाद उन्हें इतना भ्रष्ट कर सकता है तो सचमुच हम में से कोई भी किसी साम्राज्य का शासक बनने का साहस नहीं कर सकता।